बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि दिन आपके खैरियत से गुजरेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से चूँकि अपडेट्स आ रही हैं और कल जो हुआ कि रिकॉर्ड 3 महीने बाद एक बार फिर नंबर्स बढ़ गए, अमवात में इजाफा हुआ, तो ये आपको देखना होगा कि हुकूमत तो अपनी तरफ से जो भी ऐलानात करती है SOPs के हवाले से डायरेक्शंस देती है, लेकिन उसको फॉलो आवाम ने करना होता है। आवाम अभी भी उस तरह से फॉलो SOPs को नहीं कर रही है। बिल्कुल। और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो केसेस की तादाद 1376 हुई और अमवात जो हैं उसका फिगर भी बढ़ता जा रहा है। तो हम सबको अपनी अपनी एहतियात खुद करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बहुत सी चीज़ों में अपडेट्स आ रही हैं और बार बार मीडिया के ऊपर भी वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन 2 दिन हो गए US इलेक्शंस में कुछ अपडेट नहीं आ रही है। बाइडन इज़ ऑन 264 एंड ट्रंप इज़ ऑन 114। बाइडन को सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए विन करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि या तो होल्ड पर चले गए हैं बाकी स्टेट्स जो 4 रह गई हैं, या आई डोंट नो क्यों नहीं रिजल्ट्स वो 6 अभी तक पूरे हो नहीं रहे हैं। 4 स्टेट्स के अभी तक रिजल्ट आने हैं और बाइडन को सिर्फ 6 चाहिए। इस पर बात हो रही है पूरी दुनिया में और क्वेश्चन बन चुका है US इलेक्शंस का रिजल्ट कि इतना डिले क्यों हुआ, और इसके साथ जो पोलिंग और फिर जो काउंटिंग का मरहला है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। अभी नज़र डालते हैं रन डाउन पर। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, अभी तक फैसला नहीं हो सका। नताए जाने का सिलसिला जारी। जो बाइडन को ट्रंप पर बरतरी, व्हाइट हाउस के बहुत करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन 4 में से 1 रियासत जीत गए तो अमेरिकी सदर बन जाएंगे। धांधली हो गई, गिनती बंद कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं जो बाइडन ने जहां जीत का दावा किया उसे चैलेंज करेंगे। बहुत से सबूत हैं, मीडिया देखते रहे, हम जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने एहतजाजन वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत नहीं की, जबकि दीगर इत्तेहादियों ने भी ज़ोहराने के दौरान शिकायत के अंबार लगा दिए। धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मरीम नवाज की GB में वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक करवार। बोले अबूरी वज़ीर आज़म कहता है अबूरी सूबा बनाऊंगा। सूबा बनाना कठपुतलियों का नहीं, सियासी लोगों का काम है। एक गंदा वजीर जगह जगह फिर रहा है। हर जगह मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। कोरोना के वार जारी। 3 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 30 अमवात। 24 घंटे में 1374 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में 123 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद। लाहौर में किसानों के धरने में मुबैना तौर पर पुलिस से झड़प में जख्मी होने वाले किसान रहनुमा जिना अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गए। उधर IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने वाक़े की रिपोर्ट CCPO से मांगी। गंदम की इमदादी कीमत पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी हुकूमत का किसानों के लिए गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये से कम करने का मुतालबा किया, मगर सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत कम करने से इनकार कर दिया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं US इलेक्शंस 2020, जो कि इंतज़ार दर इंतज़ार के बाद भी अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर सके। एंड आई थिंक दिस हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम कि इस कदर डिले किया गया है इलेक्शन डे से। अब आप देखिए कि मुख्तलिफ जगहों के रिजल्ट्स जब आ रहे थे, साथ साथ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, लेकिन 4 स्टेट्स रह गई हैं। 6 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए बाइडन को, जिसका मतलब है कि ही इज़ मोर क्लोज टू विक्ट्री। और प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। बिल्कुल अब प्रोटेस्ट भी होना शुरू हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि अगर मैं जीता तभी इलेक्शन का रिजल्ट मानूंगा, अगर मैं हार गया तो इसमें धांधली होगी, और अब ये मामला आ रहा है कि अभी तक वो डिक्लेयर तो नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें बाइडन बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि उनको सिर्फ 6 अब सीट्स चाहिए। और सदारती इंतखाबात में ऑब्वियसली अब जो काउंटिंग का मरला है, जो नताइज आने हैं वो डिले हो रहा है, इसकी वजह से मज़ीद परेशानी बन रही है। और हमने ओवरऑल देखा इंटरनेशनल मीडिया भी और इसके साथ साथ जो मुबसरीन हैं वो भी बात कर रहे हैं
कि ये अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है और ये बहुत से बड़े बड़े सवालात भी छोड़कर जाएगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। तो बिल्कुल, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन मिशिगन से 16 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हुए, जिसके बाद उनके वोटों की तादाद जो है पूरे इलेक्टोरल कॉलेज की वो 264 हुई थी। लेकिन ट्रंप जो है वो जो बार बार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो विस्कॉन्सिन का जिक्र कर रहे हैं, मिशिगन का जिक्र कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में ऑल्दो ट्रंप लीड कर रहे हैं, लेकिन वो लीड मार्जिन अब बहुत कम रह गया। जितना शुरू में मार्जिन जा रहा था वो 10-11 लाख वोट्स का, वो अब बहुत कम होकर रह गया। नॉर्थ कैरोलिना का वो जिक्र कर रहे हैं कि मार्जिन बहुत कम रह गया, मैं बहुत मेजॉरिटी से वहां पर जीत रहा था। मेल इन बैलेट के बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है, वो चाहे एब्सेंटी वोट हैं या मेल इन बैलेट हैं, और ट्रंप का ये कहना है चूंकि इलेक्शन डे के बाद जो भी वोट्स आ रहे हैं वो बाय लॉ काउंट नहीं होने चाहिए, ये उसको भी काउंट कर रहे हैं, जिसे हम लीगली ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जो ट्रंप कहते हैं कि बाय लॉ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन जो अवाम ने फैसला किया है उसके रिजल्ट से अभी तक पूरी तरह नहीं आए। पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट भी नहीं आया, उधर 20 हैं इलेक्टोरल वोट, नेवाडा के 6 और नॉर्थ कैरोलिना के 15, जबकि जॉर्जिया के भी अभी रिजल्ट्स आने हैं। तो ये अब सिचुएशन है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, इसके अलावा उन्होंने प्रेस के साथ भी बात की, फिर जो बाइडन ने भी बात की है, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक हम जीते नहीं हैं और तब तक हम खुशी नहीं मनाएंगे जब तक हम वाकई डिक्लेयर नहीं हो जाते कि हम जीत गए। बिल्कुल, एक अलास्का का वोट भी रहता है, उसका रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ है, एंड इट हैज़ 3 इलेक्टोरल कॉलेज, उसके 3 वोट्स होंगे, जो भी जीतेगा वहाँ पर वो उसकी तरफ जाएंगे, बट वहाँ पर अभी ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं। एनीवेज, हम दिखाते हैं आपको कि कुछ देर पहले जब वहाँ का दिन ख़त्म हो रहा था, अब तो ऑब्वियसली रात हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली टेक्निकल रीजन हुई ऑडियो एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो वैसे आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी अभी तक जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, काउंटिंग का मरहला है, फिर जो डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं, इस सब पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि गिनती इस वक्त रोक देनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि धांधली हो रही है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग देखेंगे जब मैं इस तमाम इशू को कोर्ट में लेके जाऊँगा तो वहाँ से हम जीत कर ही आएंगे। बिल्कुल, हम जीत कर ही आएंगे। साथ ही साथ पोलिंग बूथ्स और ये तमाम काउंटिंग का जो मरहला है वो उसको मुसलसल लेजिस्लेशन में लेकर जा रहे हैं, लेजिस्लेशन से मतलब उसको अपील कर रहे हैं, अदालत लेकर जा रहे हैं कि हमें अलाउ किया जाए कि हम वोट काउंटिंग ऑब्जर्व करें। बट इसके बावजूद पेंसिल्वेनिया में, कैरोलिना में बहुत से ऐसे बूथ्स हैं जहां पर रिपब्लिकन्स के ऑब्जर्वर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा। बहरहाल जो बाइडन उनके कंपैरिजन में कंपोज्ड लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई विक्ट्री स्पीच नहीं करूंगा, आई विल जस्ट वेट, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स, ये उनका शुरू से एक नारा था, और वो कह रहे हैं कि जब तक तमाम वोट्स काउंट नहीं होते तब तक मैं कोई विक्ट्री स्पीच नहीं करूंगा, बट वी आर होपफुल। और आइडियली होना भी ऐसी चाहिए, जब तक ऑफिशियली आप डिक्लेयर ना हो जाएं या फिर ऑफिशियल रिजल्ट्स ना आ जाएं तो विक्ट्री स्पीच बनती भी नहीं है, और अगर हो तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर मजीद क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर प्रोटेस्ट की बात भी हम कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि सड़कों पर लोग भी बाहर आ चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी के हवाले से हक में नारेबाजी भी की जा रही है, बैनर्स, प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं। और ये आप देखें कि बड़े नंबर्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे के सामने और मजीद डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन जीत गया है, तो उसके जो एंटी पार्टी है वो मजीद सामने आएगी कि हमने एहतजाज किया। ये तमाम सिचुएशन ऑब्वियसली इस पर हमने बात भी करनी है, तजिए भी लिए हमने इस इलेक्शन पूरी ट्रांसमिशन के दौरान भी। आज भी हम बात करेंगे। राना ज़मान साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ 1 मिलियन वोट कैंपेन फॉर बाइडन, यानी कि उनकी जो हिमायत थी वो बाइडन की तरफ थी, और चेयरमैन है पाकिस्तान जमहूरी लीग। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको नाजरीन को सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, क्या कहेंगे आप? अभी जो टेबल और चार्ट लग रहा है वो बाइडन ऑब्वियसली क्लियरली लीड पर हैं, लेकिन बाकी जो 4-5 स्टेट्स हैं अलास्का को मिलाकर, वहाँ पर अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप वहाँ पर? लोग क्या कह रहे हैं? जो ट्रंप शोर मचा रहे हैं कि जी ये इलीगल काम हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी असल में ऑलमोस्ट 5% वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो मेन स्टेट है वो नवाडा की स्टेट है, जहाँ से 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और ऑलमोस्ट तमाम यहाँ की जो कॉमन कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये बात गर्दिश करने लग पड़ी है कि बाइडन जीत जाएंगे। लेकिन जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने भी ऑलमोस्ट 69 मिलियन वोट लिए हैं, और वो वोट की तादाद इतनी कम नहीं है। ऑब्वियसली जी, जो मार्जिन है वो इतना बड़ा तो नहीं है उनकी। जो जी जी
आप बताइएगा राणा साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्जिन भी ऑब्वियसली कम नहीं है, कम है, अब ऑब्वियसली सीट्स तो कम है, मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा करोड़ों से फ़र्क पड़ गया और अभी तक तो 30 लाख वोट बता रहे हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, मज़ीद चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, आपको क्या लगता है कि लीगली ये चीज़ें सब पॉसिबल हैं कि कोर्ट्स में जाया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन को यहाँ पर जो रोक दिया जाए, काउंटिंग, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी गिनती बंद कर दो और फिर काउंटिंग नहीं करने दी है, ओपन हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे उनको जाने नहीं दिया गया, इस तमाम का जो रिपरकशंस होंगे, जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो क्या हो सकते हैं? जी, ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है और ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन विस्कॉन्सिन के लिए और मिशिगन के लिए थी, वो मुस्तरद कर दी गई है। और वैसे भी मिनीसोटा से, विस्कॉन्सिन से और मिशिगन से बाइडेन जीत गए हैं। जी जी। लेकिन अभी नवेडा के तकरीबन जो रिजल्ट आने वाले हैं, और वही मेरे ख्याल से तो बाइडेन की जो है ना वो जीत की जो है ना वो निशानी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमान साहब कि अगर नवेदा बाइडेन जीत जाते हैं, जहां पर ऑलमोस्ट अब 85% वोट काउंट हो चुका है और बाइडेन क्लियरली लीड पर हैं, तो फिर उन्हें किसी और स्टेट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल मेक इट टू 270। लेकिन जो बात अभी हम कर रहे थे कि जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं इसको लीगली फाइट करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, चाहे वो रिकाउंटिंग की मद में हो, एब्सेंटी वोट, मेल इन बैलेट वोट की मद में हो, या फिर वो जो बार बार रिपब्लिकन्स की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि ये जो इलेक्शन डे के बाद बैलेट्स आए हैं ये उसे काउंट कर रहे हैं, विच इज इलीगल, उसकी फाइट में भी बड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि बड़ा क्लोज मार्जिन है। जी, असल में देखें, जनवरी तक तो बाइडेन व्हाइट हाउस में रहेंगे और अपने ट्रम्प व्हाइट हाउस में रहेंगे, प्रेसिडेंशियल जो उनके ऑर्डर्स हैं वो चलते रहेंगे। तो वो डेफिनेटली हुकूमती पार्टी है रिपब्लिकन, तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी हार को उसको जो है ना वो गलत करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको ऐसा नहीं करने देगी। राइट। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ और, चूँकि आप अब रिजल्ट्स आएंगे तो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी। एक मामला है कि आपने 1 मिलियन वोट कैंपेन की है फॉर बाइडेन। ऑब्वियसली आप अगर कैंपेन करते रहे हैं तो आप बड़े करीब से जानते होंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या आगे वो उनकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं। बाइडेन के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि जब वो नायब सदर थे पाकिस्तान, जब वो आते रहे हैं तो एक तो उन्होंने वो कई लूगर बिल तो तैयार किया था, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान से डिमांड्स बड़ी की गई थी। उस वक्त में ये भी कहा गया था पाकिस्तान मज़ीद काम करे, डू मोर की रट जो लगाई थी वो जो बाइडेन के दौर में खासी ज़्यादा थी। अब ये सवालात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि जो बाइडेन आएंगे तो फिर क्या तर्ज अमल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई मुतालबात पाकिस्तान से नहीं किए। असल में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं वो तकरीबन जो है वो दूर हो जाएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ बोला है कि डे फर्स्ट से मैं तो एक तो जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर बैन था उसको ख़त्म कर देंगे और मुस्लिम लीडर्स और स्पेशली जो वुमेन की जो तादाद है उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाएंगे जी। और जो मेन उन्होंने ये बोला है कि अब इस दफ़ा वो कश्मीर की पॉलिसी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राना जमान साहब। लेकिन अब ये जब क्लियर हो जाएगा, पूरा वोट काउंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लीगल फाइट्स शुरू होंगी। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक बाइडेन जीतने के बाद हल्फ नहीं उठाते जनवरी 20th, तब तक ट्रंप इज गोइंग टू स्टे इन द व्हाइट हाउस और उन्हीं के डिसीजन चलेंगे। तो वो ऑब्वियसली अपनी इस लीगल फाइट को भी पूरी तरह से उनकी एक टीम है जो उसको आगे लेकर चलेगी और देखते हैं कि फिर उसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच जमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से। इसी के साथ साथ कुछ कैंपेन्स के मनाजिर ऐसे सामने आए जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि अवामी लीडर हो तो उसकी मकबूलियत ज़्यादा होती है। और कल वी केम अक्रॉस अ वीडियो जो बाइडेन ने अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर की, जिसमें वो अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से जाकर मिल रहे हैं। और आप देखें कि बाइडेन को एक वोटर आकर मिली है और ये उनको ये कह रही हैं कि मेरे साथ एक सेल्फी ले लें, अदरवाइज आई वुडंट बी एबल टू स्लीप एट नाइट। और वो आप देखिए कितने प्यार से उनको मिल रहे हैं, फिर वो खड़े रहते हैं वहाँ पर मुसलसल एंड शी टुक 3-4 पिक्चर्स।
और आप मतलब उसके साथ देखें कि किस तरह से वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जब ये शो कर रहे हैं, कैंपेन्स होती हैं तो जो आपको लोग पसंद करते हैं वो आपसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और जिस तरह से जो बाइडन गए हैं, हमने देखा है कि ओवरऑल कुछ और वीडियोस भी थी जो कि सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस रही, जिसको लोग शेयर भी कर रहे हैं कि जो बाइडन से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बल्कि ये भी कह रहे थे कि ये शख्स जो है आइंदा का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। बड़े श्योर थे जो बाइडन को लेकर, और उनसे बड़ी मोहब्बत की लोगों ने जब कैंपेन के मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं ना अनरीचेबल होता है, लेकिन आप देखें कि वो अगर आवाम में जाकर उनसे इस तरह से मिले तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो आपका फिर काफ़ी ऊपर चला जाता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो 3 नवंबर से चल रहा है पाकिस्तानी के सोशल मीडिया के ऊपर। अब उधर वो है मुख्तलिफ मीम्स के हवाले से, जो हम कल भी जिक्र कर रहे थे, बीबीसी की रिपोर्ट भी आ गई है कि एंजॉय कर रहे थे हम लोग इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल अपडेट्स इन मीम्स को, जो डोनाल्ड ट्रम्प वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसे जबरदस्त वोट को इज्जत दो, घबराना नहीं, मैं नहीं जानता, फोटोशॉप करके उनके एक्चुअली अकाउंट हैंडल से उन्होंने वो शेयर किया। ये देखें डोनाल्ड ट्रम्प और इमरान खान साहब के दरमियान गुफ्तगू दिखाई किसी ने कहा कि अभी सिर्फ 4 हल्के खोल दो, जो डिमांड्स हमारे पाकिस्तान में होती रही हैं इलेक्शन के दौरान। कि लोग इसको एंजॉय कर रहे थे 2018 के इलेक्शंस के कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं चूंकि हमारा भी रिजल्ट लेट हुआ था, आपको याद है, वो चाहे कोई सिस्टम डाउन हुआ था या जो भी हुआ था, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आए थे। और कोइंसिडेंटली 2013 में 4 हल्के थे, और 2020 में अमेरिका में भी 4 हल्के ही हैं जिनके रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये 4 हल्के बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर हो चुका है। आई थिंक वी शुड फील प्राउड अबाउट इट कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से इतना इम्प्रेस हो गया है कि फॉलो कर रहा है पाकिस्तान को, जो हम 2 साल पहले कर चुके हैं, और जो मतलब जो 2 साल पहले या 2013 में हो चुका, क्योंकि 4 हल्कों की बात तो 2013 की थी, और उसके बाद भी धांधली या रिजल्ट्स लेट हुए, ये इल्जामात साबित ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये शेर भी अपने ट्विटर पर शेयर किया। और आपको पता है ये किसका फेवरेट शेर है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ साहब का। एनीवेज जी, पाकिस्तानी कौम बड़ी क्रिएटिव होती है, और इस तरह के फन एलिमेंट्स जो हैं वो जिंदगी का हिस्सा सबसे मजेदार था घबराना, जो बाइडन ने कहा है डोनाल्ड ट्रम्प को, एक ट्वीट किया उन्होंने, जो कि मीम ही ऑब्वियसली कि घबराना नहीं। जो बाइडन के एक अकाउंट के नीचे ये भी लिखा हुआ था, मैं इनको रुलाऊंगा। अब वो रिपब्लिकन्स की बात कर रहे थे या किसकी बात कर रहे थे, नो आइडिया। जी, इसके साथ साथ जी पाकिस्तान में चूँकि सियासी हलचल भी मच रही है, तो उसके भी थोड़ी जिक्र कर लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हमने ये देखी है कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और उन्होंने बड़ा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो लाहौर पहुँच गए हैं, अली तरीन उनके जो बेटे हैं वो भी लाहौर आ चुके हैं, उनके साथ काफ़ी 7 महीने से ज़्यादा का अरसा उन्होंने बताने में गुजारा है। वो वहाँ पर जो इलाज थे, शुगर का इशू जब जैसे हुआ तो वहाँ पर चले गए इलाज कराने के लिए। तो देखें जी पाकिस्तान आ गए, अब देखते हैं जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सियासत चल रही थी हर तरफ से। सिर्फ ये बात की जाती थी कि अपने पार्टी के एक अहम मेंबर को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। तो अब जहांगीर तरीन साहब अपने बेटे अली तरीन के साथ लाहौर वापस पहुँच गए हैं, एंड इट लुक्स लाइक दैट ही इज़ गोना फेस ऑल द चार्जेस, और जो भी अब इंक्वायरी चल रही है उसमें वो ऑब्वियसली अपने आप को पेश तो करेंगे ही, बट इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेस्चर दैट ही केम बैक एंड ही इज फेसिंग ऑल दोज इंक्वायरीज। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर सईद अहमद सईद मौजूद हैं। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा। जी सईद, आप तक आवाज आ रही है? जहांगीर तरीन लाहौर पहुंच गए हैं, बताइएगा। सईद अहमद सईद से रब्ता करने की कोशिश की हमने, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे और देखा उन्होंने कि किस तरह से वो पाकिस्तान आए हैं। और अब जहांगीर तरीन ने कोई गुफ्तगू भी की है वहाँ पर मीडिया से, वो भी आपको दिखाते हैं। सर आपका 7वां वतन वापसी हो, क्या आप फेस करेंगे सर जो इल्ज़ामात लगे हैं आपके जाने के बाद, जो अपोजिशन ने लगाए? ठीक है, मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। जी, अपोजिशन का काम है इल्ज़ामात लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ, ना मैं उनसे जवाब देने की उनको चाहते। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है, अल्लाह का बहुत शुक्र। जहांगीर कहा कि मैं इलाज कराने गया था और हर साल जाता हूँ, गुज़श्ता 7 साल से जा रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि मेरा इलाज मुकम्मल होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, और देखिए मैं वापस आ गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा कोई मसला नहीं है,
और अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है और अब मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सब चीज़ें क्लियर हैं और मैं पेश भी होकर तमाम जो क्वेश्चन हैं उसका जवाब भी दूंगा। और सईद अहमद सईद से मज़ीद जानते हैं। सईद बताइएगा, जहांगीर तरीन पाकिस्तान आ गए हैं, लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे, क्या मनाज़िर देखे, क्या बात हुई वहाँ पर? जी बिल्कुल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन जो हैं वो बल्दिया दुबई लंदन से लाहौर पहुंचे हैं और कुछ दिन कबल वो एमिरेट्स की परवाज़ PK 624 से हैं वो दुबई से लाहौर पहुंचे थे और लाहौर एयरपोर्ट पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से उनका इस्तकबाल है वो किया गया। और इस मौके पर जो सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहना था कि इलाज की घर से बाहर गया था और गुज़श्ता 7 साल से हर साल ही इलाज के लिए बाहर जा रहा हूँ। और अपोजिशन के हवाले से उनका कहना था कि अपोजिशन काम है कि बातें करना, तो उनकी बातों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। और उनका ये भी कहना था कि मेरा कारोबार जो है वो साफ और शफाफ है और सबके सामने है। अब वापस आ गया हूँ, हर किस्म की जो इल्ज़ामात है उसको फेस भी करूँगा और जो अदालतों के अंदर कार्रवाई है उसके वास्ते भी उनका कहना था कि हर किस्म के जो इल्ज़ामात हैं उनका अदालत में जाकर भी उसको फेस करूँगा। और इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो भी मौजूद थे, उनकी तरफ से वहाँ पर जहांगीर तरीन का इस्तकबाल किया गया। और इसके साथ ही अगर बात करें वहाँ पर मौजूद जो दीगर मामला थे, सही, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन पहुँचे एयरपोर्ट और उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म के इल्ज़ामात का जवाब भी दूंगा और सिर्फ मैं इलाज की घर से गया था। रूटीन है ये हर साल मेरी 7 साल से, क्योंकि मैं इलाज की घर से जाता हूँ लंदन, वो वापस से करवा कर इलाज अब वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को फेस करूँगा जो कि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा 2.5 सालों कारकर्दगी के साल करार दिया है। ये बात उन्होंने कल की है ज़ोहराने में। कल हम वैसे इशाया बोलते रहे, पहले तो पढ़ रहे थे और मैं एकदम से मेरे मुंह पे ढेर सारी स्माइल आ गई। अब वो उम्मीद से स्माइल आई है या सिर्फ ये सोचकर आई है कि पहले 2.5 साल में क्या हुआ और क्या वादे थे और अब क्या वादे हैं और क्या होगा। बट लेट्स जस्ट ट्रस्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर कि अगर वो कह रहे हैं कि कारकर्दगी का साल है तो शायद हो। उन्होंने ये साथ ये भी कहा है कि क्योंकि इत्तेहादी थे इकट्ठे हुए और उनके एजाज़ में चूँकि एक लंच रखा गया था, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन से ज़ाती मफाद की शरात पर डायलॉग बेमायनी है और अगर नैब केसेस में रायत ही देनी है तो फिर डायलॉग का क्या फ़ायदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तो अपोजिशन से डायलॉग करें लेकिन अपोजिशन NRO मांग रहा है और ये मुझे लगता है उनकी फेवरेट लाइन है खान साहब की। इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी कि NRO नहीं देना चाहिए, उस वक्त ये कहते थे और अब ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लें NRO नहीं दूंगा। लेकिन अभी सर आपने जिक्र किया इत्तेहादी जमातों का और एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात जिसके अलायंस के बाद, जिसके इत्तेहाद के बाद ही मुमकिन हो सका था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना सकती और वो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ एक मरतबा पहले भी जब खान साहब ने इशाया होस्ट किया था तो वो उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की और उस वक्त रीजनिंग ये दी गई थी कि हमारा अपना डिनर है। हाँ, ये एग्जैक्टली वी ऑलरेडी मेंशन्ड इट एंड वी वर लुकिंग इनटू इट कि लंच में वो आते हैं। आपको याद है हमने कहा था कि काफ लीग तब नहीं आई थी, उन्होंने कहा था जी हमारा ऑलरेडी एक डिनर प्लान था तो हमारी पार्टी की मीटिंग थी। लेकिन कल चूंकि काफ लीग का कोई प्लान नहीं था, ना लंच का, ना डिनर का, ना कोई हाई टी का, कल सिर्फ एक प्लान था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी पार्टीज़ को बुलाया लंच पर, जब कल वो नहीं गए तो ये सब कुछ क्लियर हो गया कि काफ लीग वाकई अभी नाराज़ दिखाई देती है और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ वोट के हद तक इत्तेहादी हैं, हम खाने नहीं इकट्ठे खा सकते। दैट मीन्स कि इनके दिल में या दिमाग में कुछ चल रहा है और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा इत्तेहादी पार्टीज को लेकर और साथ साथ पाकिस्तान तरीके से। लेकिन आप ये देखें कि इत्तेहाद तो ये भी मतलब बेसिकली तो वोट्स ही काउंट करते हैं। इत्तेहाद तो वही है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप किसकी साइड पर हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली। लेकिन आइडियोलॉजिकली आप उसको अगर देखें तो वो नजर नहीं आता। और उन्होंने ये भी कहा कि जब खान साहब पंजाब आते हैं मुलाकात नहीं हो पाती है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ात को सुना नहीं जाता, हमारी रीजनिंग को देखा नहीं जाता, तो फिर किस किस्म के खाने और क्यों ये गेट टुगेदर्स जिसे हम आम जबान में भी कहते हैं उसमें शिरकत करें। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा और दीगर काफ लीग अरकान ने ज़ोहराने में शिरकत नहीं की और हुकूमत मुखालिफ बयानी और तहरीक के हवाले से अपोजिशन की जो हुकूमत मुखालिफ बयानी है उसके हवाले से वो मुशावरत भी करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने एहतजाजन शिरकत नहीं की। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस इत्तेहादी
पार्टी को और इस इत्तेहाद को मनाने की कोशिश बिल्कुल करेगी। बिल्कुल, ये तो कल से ही बातें शुरू हो गई थी। जैसे ही कल ये लंच खत्म हुआ तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि काफ लीग क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ राय बहुत अहम इत्तेहादी हैं, और उनका अगर वहाँ पर मौजूद ना होना, फिर इसके अलावा काफ लीग से कोई भी नहीं गया, मोने सलाई चौधरी शुजात या फिर तारिक बशीर चीमा साहब जो कि बड़े वोकल रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर, उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि समत दुरुस्त नज़र नहीं आ रही उनको गवर्नमेंट की, इसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर उनको क्वेश्चन हैं, किसान इत्तेहाद के हवाले से जो एक एहतजाज किया था उसके ऊपर क्या सिचुएशन हुई, उनके ऊपर भी उन्होंने तफज़ात का इजहार किया। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो कि हल करने होंगे। तो कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कहा कि हम उनको मना लेंगे, ज़्यादा मसला नहीं है हमारे लिए, कुछ मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो रुकन थे वो कह रहे हैं कि हम मना लेंगे। दैट मीन्स अब एजेंडा नेक्स्ट जो है ना काफ लीग को मनाना है, पीडीएम से डील करना तो अलग से है, काफ लीग को मनाना भी बड़ा ज़रूरी होगा। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी हो गया क्योंकि कल एक इंडिकेशन तारिक बशीर चीमा साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये भी दे दिया कि नए इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत अपनी सिम दुरुस्त कर ले। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है और एक प्रोटेस्ट है जो हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते थे। खैर, ये तो हो गई सियासी बातें। उसके साथ साथ हम चूँकि हेल्थ और बात करते हैं ऐसी चीज़ों की भी जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, और ख़ास तौर पर आजकल के सीज़न में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है एंड ऑल्सो बहुत से सीजनल फ्लूज और वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते हैं जिसके फ़ायदे ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ताकि आप तक पहुंचा सकें। और आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही सिंपल सा फल, सिंपल से मेरी मुराद बहुत सस्ते में भी अवेलेबल होता है और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इसके फ़वाइद पर बात की जाए केले के ऊपर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि फ्रूट्स वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो अगर हम आज इसको चूज़ किया हमने केला को, क्योंकि केला पाकिस्तान में बड़े आम मिलता भी है, मुख्तलिफ विटामिन की कमी को ये पूरा करता है, और फलों में ग़ज़ा के साथ जिस्म में मौजूद जरासीम से लड़ने की भरपूर सलाहियत होती है। तो आप अगर यूँ कह लें कि हर फल ज़ायके के साथ इंसान के लिए एक दवा भी है, तो इसमें कोई गलत ना होगा। बरख़्तिगीर में आम के बाद सबसे ज़्यादा रग़बत से खाया जाने वाला फल केला है। बनाना शेक आप इसको इस्तेमाल कर लें, या फिर बनाना के साथ इतनी मज़े की जो डिशेज़ होती है ना वो तो अलग सी है, लेकिन हमने सिर्फ अभी बात करें एक सिर्फ अगर आपने केला खाना है तो दुनिया भर के 100 से ज़्यादा ममालिक के मैदानी इलाकों में ये काश्त भी किया जाता है, और केले की 300 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इसका दरख्त दुनिया का सबसे लंबा नबाताती पौधा होता है क्योंकि इसके अंदर कोई उस तरह से लकड़ी प्रॉपर नहीं होती है। इसकी ऊंचाई 20 फुट तक होती है, लकड़ी का तना इसके अंदर नहीं होता। 80% ग़ज़ाई अज्जा होते हैं केले में, और तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो 1/4 हिस्सा, इसको 3/4 को 1/4 कहेंगे, 1/3 हिस्सा, हाँ 1/3 हिस्सा इसका पानी होता है। फिर इसमें नशास्ता होता है, मादनियात होती हैं, हयातीन होती हैं, जो कि हम बचपन में बहुत पढ़ा करते थे कि ये वो चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो अगर आप एक दिन में केला कंज्यूम करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो डिफिशेंसीज आपकी बॉडी के अंदर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ केले में फाइबर भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और इसमें फ़ैट फ्री होता है केला। केले में गोश्त बनाने वाले जिस विटामिन और इसमें, और इसके साथ साथ केले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, गंधक, लोहा, तांबा भी पाया जाता है। तो बेसिकली विटामिन के साथ साथ आप में इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। एक केले में 33% विटामिन बी, और इसमें विटामिन सी 11% और 8% मैग्नीशियम पाया जाता है। बिल्कुल, और केले का जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि इसमें शेक, पुडिंग्स और अब तो कस्टर्ड्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली, कोई भी आपकी फ्रूट चाट कंप्लीट नहीं होती है बनाना के बगैर। आयोडीन की कमी अगर आपके अंदर है, या आपके मसल्स बहुत ज़्यादा पुल हो जाते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी है जो कि अक्सर यहाँ पर ख़वातीन को ख़ास तौर पर शिकायत रहती है, तो वो केले के कंजम्पशन से कम हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ इसमें जो फाइबर होता है वो मैदे में एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ा देता है जो कि डाइजेशन सिस्टम, मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, उसका दौरानिया कम कर देता है और जिस्मानी वजन में कमी को भी दूर करता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 केले खाएंगे तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको कहते हैं कि केले की तादाद शेक बना लें दूध के साथ तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जिस्मानी फ़ायदे में तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, और इसमें ऐड मैं इसलिए करूँगा जिस्मानी फ़ायदे में, मुझे याद आया कि मैं अक्सर पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट को जब खेल के देखता रहता था तो टीम दौरान ब्रेक ना बनाना यूज़ कर रही होती थी, तो मैंने किसी से पूछा कि इसका क्या है, मैंने कहा जी एनर्जी बूस्टर है, आप कुछ ना खाएं केला खा लें तो आप दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और गेम में आप
दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बच्चों के लिए अबू सर बेस्ट फूड है। हम नॉर्मली ये भी जब कहते हैं ना कि 6 मंथ्स के बाद आप जब बच्चों को सॉलिड्स खिलाना शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स इवन रिकमेंड करते हैं कि पूरे दिन में आप एक केला जो है वो बच्चों को ज़रूर दें। वो उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए, खून में कमी अगर खुदा न खास्ता हो रही है तो उसको दूर कर लेती है, क्योंकि बच्चे अभी बिल्टअप कर रहे होते हैं, अपनी इम्यूनिटी बिल्टअप कर रहे होते हैं, उनकी मतलब जैसे हाइट बढ़ रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं। तो बच्चों की ग्रोथ में जो है ये केला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये कहा जाता है कि केला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विटामिन सी का हमने जिक्र इसलिए करना है क्योंकि आजकल वैसे इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो इसमें जी विटामिन सी भी है। और गुर्दों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो गुर्दे भी अगर आपके मतलब वीक हो रहे हैं या कोई मसाइल हैं तो आप अगर बनाना यूज़ करें तो ये बड़े फ़ायदेमंद है जिगर के लिए भी। और इसके साथ साथ गले की खराश में इसका इस्तेमाल खांसी के लिए, और फिर इसके साथ अगर आपका पेट का मसला है, जरकान है, तो भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तेज़ाबियत दूर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है या रिफ्लक्स का इशू होता है तो वो कहते हैं कि केला खा लें। और मुझे याद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अपसेट होता है, आपको डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो उसमें एक लिमिटेड केले की मिकदार को दही के अंदर डालकर भी कंज्यूम किया जाता है। एग्जैक्टली। तो ये वो तमाम टोटके हैं जो हम केले के साथ कर लेते हैं और एक्चुअली फ़ायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि ये सस्ता फल इतने भरपूर फ़वाइद के साथ मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। आप घर से निकलें बाहर, सड़क पे आपको मुख्तलिफ रेडियो पर 40 रुपये 50 रुपये दर्जन मिलते हैं। वैसे ये है ना, मुझे लगा मैं कंफ्यूज कर रही हूं। तो ये आप ज़रूर अपनी खुराक का इसमें हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ खाली पेट अगर खा लें या रात के वक्त खाली पेट मतलब खाने के बाद एक गैप दें तो आपको पेट की तकलीफ हो सकती है। ये आपने नहीं करना। दैट मींस कि कुछ के बाद आपने केला कंज्यूम करना, खाली पेट नहीं। खाली पेट ना इसको सुबह खाना है ना इसको आपने शाम में खाना है, क्योंकि खाली पेट शायद थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो जाता है रात के वक्त खाली पेट। और ज़्यादा तादाद भी अगर आप खा लें तो फिर आप इसको ना कीजिए। लेकिन नाश्ते में चूँकि आप केला खाएंगे, साथ दूध ले लें या इसके साथ कोई और चीज़ ऐड कर लें तो फिर ये आपके लिए हेल्दी एक हो सकता है। तो एहतियात भी ज़रूरी है हर चीज़ की। जिस तरह से हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ज़्यादा भी नहीं आपने खाना कि सिर्फ केला ही खाते रहें। इसको एक अपनी जो फूड डाइट है उसका हिस्सा ज़रूर बनाइए। बिल्कुल, अपनी फूड और डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसी के साथ साथ मैं एक और रिसर्च शेयर करना चाहूँगी अबूज़र। और कल एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे जिसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा मुझे आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और वो आर्टिकल है कि कान की मैल जिसको हम कुछ लोग बड़ा कीन होते हैं साफ़ करने में और कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर पर रख देते हैं। सो ये बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उनके कान साफ़ ज़्यादा नहीं करने चाहिए। इट कुड डैमेज योर इंटरनल ऑर्गन्स इन द ईयर। या बड़ों के मामले में कहा जाता है कि नहाने के बाद चूँकि सॉफ्ट होते हैं कान तो आप उसको तब साफ़ कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर उसमें वो आप जिसे कहते हैं ना कॉटन बड का इस्तेमाल बार बार ना करें या लोग पिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके कान में मैल फंसी है तो वो आपको ज़हनी डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं। ये जी रिसर्च है, नई नई किस्म की रिसर्च आती है। डिप्रेशन की सूरत में एक हार्मोन है जी कार्टिसोल, जिसको ये खारिज करता है। कार्टिसोल कान के मैल में जमा होकर हमें मर्ज़ की शिद्दत से आगाह कर सकता है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि इस तरह ज़हनी दबाव और इससे वाबस्ता अमराज को शनाख्त में आसानी हो सकती है। लेकिन इसकी अहमियत यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि कान के मैल को देख कर ज़ियाबतीस और कोविड-19 के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ का जायज़ा भी लिया जा सकता है, क्योंकि इनकी बड़ी मिकदार कान के मैल में जमा होती रहती है। और साइंसदान पर उम्मीद है कि इस तरह किसी माहिर की निगरानी के बगैर कान के मैल का टेस्ट घर बैठे अंजाम दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में असाबी अलूम के माहिर डॉक्टर एंड्रस हराइन वॉइस और उनके साथियों ने यह कहा है कि अगरचा कार्टिसोल के लिए खून, थूक और यूरिन टेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन इनसे थोड़े वक्फे के लिए डिप्रेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सो इस पर हम बात करेंगे कि हद तक सदाकत है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और क्या क्या इन्वेंशंस हो रही हैं कि अब आप कान की मैल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी के अंदर आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। आप एक बीमारी अगर अटैक कर रही है तो उसकी एंटीबॉडीज़ किस हद तक आपकी बॉडी के अंदर हैं या आप डिप्रेशन का शिकार। बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं जिसका हल हमारे पास तो नहीं है, ऑब्वियसली हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो डॉक्टर प्रोफेसर राशिद ज़िया साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास इसके जवाब ज़रूर हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्या रिसर्च है, इसकी वजह क्या है, ये कान की मैल है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम, थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कान की मैल के ऊपर एक रिसर्च आई है
कि ये आपके डिप्रेशन के भी हल है और इसके साथ साथ कोविड के हवाले से भी इस पर रिसर्च हो रही है, इसमें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है इसका। ये पहले तो बताएं कि कान की मैल है क्या, फिर इसको निकालने में तो लोग बड़े होते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर एयरबड्स वगैरह मारते रहते हैं, तो ये क्या अलाउड है, इसकी डिटेल बताइएगा ज़रा। थैंक यू। कान की मैल जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है कान के आउटर पार्ट में। जी। कान की जो सुराख है को 3.7 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके आउटर 1/3 पार्ट में एक हल्की सी सिक्रीशन बनती है जो दो ग्लैंड बनाते हैं, सेबेशियस और सेरुमिनस ग्लैंड्स। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और जितने भी इंडिविजुअल दुनिया में हैं हर एक में वेरिएबल अमाउंट पैदा होती है। किसी में बहुत थोड़ी पैदा होती है, किसी में इतनी ज़्यादा होती है कि उसको महीने 2 महीने बाद डॉक्टर से साफ करवाना पड़ता है, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 5 से 10% है। 90% लोगों को पूरी लाइफ में शायद कभी भी डॉक्टर से कान की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नाल कान को साफ नहीं करना चाहिए। नेचर ने, कुदरत ने इसका ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। नहाने के बाद साफ तौलिए से या आम कपड़े से या हाथ नीचे रख के अगर थोड़ा सा कान को हिला दें तो इतनी सफाई काफ़ी है जितनी कपड़े से आप बाहर से कर सकते हैं। अंदर जाके इंस्ट्रूमेंटेशन करना, मैकेनिकी करना अलाउड नहीं है। इससे कान की चीज़ों को नुकसान होता है, अंदर इन्फेक्शन चली जाती है, फंगस चली जाती है और अक्सर पर्दा डैमेज भी हो जाता है। इसलिए कान की सफाई हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर माएँ खुद करेंगी तो बच्चे भी देखा देखी कल अकेले बैठे कर रहे होते हैं, फिर बच्चे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के कान में डाल लेते हैं और पता भी कई दफ़ा बहुत बाद में चलता है कि कान में तो उसने 2-3 कॉइन डाले हुए हैं, छोटी छोटी कुछ चीज़ें और डाली हुई हैं। अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन है जी, मोती कान के अंदर चला जाए तो फिर मैंने एक पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है एक चीज़ को कि बाकायदा उसका ऑपरेट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल्स में जाएं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी। उन माओ को आप क्या कहेंगे जो बच्चों को नहलाने के बाद सबसे पहले कॉटन बड्स पकड़ती हैं और कान के अंदर से घुसा घुसा के कान को साफ करती हैं, वो बच्चों के लिए हेल्दी है या नहीं है? ये जनरेशन से चलता है जी। अगर माँ ने सीखा ही बचपन से ये है तो ये काम नेक समझ के, इसको अच्छा काम समझ के ज़रूर करेंगे, लेकिन हमने ना खुद अपनी करनी है ना अपने नए जनरेशन की करनी है। अच्छा। कान दांतों को साफ करें, फ्लॉस करें, लेकिन कानों की तरफ ना आए। साफ करना है तो सिर्फ बाहर से कपड़े से कर ले, जितना मैक्सिमम हाथ से किया जा सकता है। इतना सा अलाउड है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो नई रिसर्च आई है कि कान की मैल से एंटीबॉडीज़, वो चाहे कोविड-19 की हो या सीजनल फ्लू की हो या इंसान के डिप्रेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साइंस जो है एक रशिंग वाटर की तरह है। डेली चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, नई नई चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। आज से चंद साल पहले ये जो कंप्यूटर साइंस है, IT है, इसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया है जी। अब ये जो बॉडी की सिक्रीशंस हैं, जैसे वैक्स की हम बात करते हैं, तो ये ख्याल ये कि 5-10% जिसमें बहुत ज़्यादा बनती है, एक्सेसिव में बनती है जी। इनमें वास्ट मेजॉरिटी वो लोग हैं जो न्यूरोजेनिक हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो ज़्यादा हसास हैं, जो हर बात का 2-3 मतलब निकालते हैं। वो अब देखिए ना, एक आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे स्माइल बहुत कॉमन नहीं है, जहाँ पे दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हम नहीं देते, दूसरे को स्पेस नहीं देते, वहाँ पे आप थोड़े से न्यूरोजेनिक भी हों, हर बंदा कहता है जी मैं बहुत हसास हूँ जी जी, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा हसास होना, ओवर सेंसिटिव होना, वो लोग कानों को, दांतों को, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को ज़्यादा मैनिपुलेशंस करते हैं। और इसके 2-3 और बीमारियों से भी तल्लक जो जोड़ा गया है, साइनस इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, एक बहुत कॉमन डिजीज़ है नोज़ और गले की, उसको वेज़ोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मेंटली एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे घरेलू मसाइल का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की मिसफिट है, उसकी शादी गलत जगह पे हो गई है, घर वालों ने पकड़ दकड़ के उसको कहीं जगह बांध दिया है, तो इट इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर। नाउ शी विल एक्सप्रेस इन मेनी वेज। वो नहीं एक्सप्रेस करेगी तो बॉडी एक्सप्रेस करेगी जी। वो शी विल बी
उसमें सिक्रेशन ज़्यादा बनेगी, उसकी नोज़ बंद होगी, उसको छींकें ज़्यादा आएंगी। Okay. हालांकि प्रॉब्लम कहीं तो बेसिकली और आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो उसको आप साइकोलॉजिकली ट्रीट करना चाहिए, ना कि आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करना शुरू करें, साइकोलॉजिकली भी उसको देखना चाहिए कि क्या इशू है। तो डॉक्टर साहब साथ साथ ये भी जिक्र है इसका कि ज़ियाबतीस और कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का भी इससे जायज़ा लिया जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है और इस पर कितना काम हुआ है? देखें, ये जो स्टडीज़ हैं इनको आप बहुत सीरियसली ना लें, एब्सोल्युटली ना लें। जब तक एक सीरीज ऑफ स्टडीज नहीं आती जो कहें जी कॉर्टिसोल, डिप्रेशन इनके साथ ज़्यादा जोड़ा गया है, जब 10-20 स्टडीज मैनी थाउजेंड पेशेंट पे प्रूव होंगी तो फिर हम इन स्टडीज़ को सीरियसली लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि वैक्स का ज़्यादा बनना, टाइप ए पर्सनैलिटी, जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो न्यूरोजेनिक हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, जिनके मसाइल ज़्यादा, जैसे एक बच्चा है उसकी पेरेंट्स की डेथ ही बचपन में हो गई है, एक लड़की है जो मिसफिट है सोसाइटी में, सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। इन लोगों में देखा गया है कि नोज का बंद होना, उनमें बलगम का गिरना, उनमें डॉक्टर साहब, यानी कि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो आपकी ENT जिसमें स्पेशली आपका ईयर और नोज़ जो है वो ये सिम्टम्स, बॉडी के सिम्टम्स हैं जो शो करना शुरू कर देंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। और हम क्या करते हैं कि अगर आप अपने कान साफ नहीं करते या किसी के कान में ईयर वैक्स है तो हम उसको सबसे पहला टाइटल अबूजर पता क्या देते हैं कि ये तो गंदा है, कान ही साफ नहीं करता। लेकिन उन्होंने कहा है कि कान साफ करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कान सिर्फ साफ, उन्होंने कहा कुछ हद तक करें आप, टॉवल लगा लें, कपड़ा को हाथ, जहाँ तक हाथ यूज हो सकता है वहां तक आप जरूर करें, और अगर बढ़ जाए तो डॉक्टर से रुजू करें, खुद इसको ना करें। तो इसलिए ज़रूरी भी है, लेकिन डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा, खुद इंस्ट्रूमेंटल तरीके से कोई मैकेनिकी आप ना करें। ये डॉक्टर ने मैकेनिकी वाला लफ्ज़ उन्होंने बड़े मजे से यूज़ किया था। एनीवेज, वी मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, क्योंकि वहाँ होने जा रहे हैं इलेक्शन और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो वहाँ पर डेरे जमा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि नून लीग की तरफ से भी जलसा किया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जलसा किया गया, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वहाँ पर एक दौरा करके और बड़े बड़े ऐलानात भी कर चुके हैं। तो इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस बन चुके हैं जिन पर बात भी हो रही है, और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, आपने कहा कि सियासी गहमा गहमी तो बढ़ ही रही है। लेकिन कल जब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान गई और वहाँ के इलाके गुम्बा में उन्होंने जलसे से खिताब किया तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और मरीम नवाज़ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सियासत बदल गई है और बदलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी किया तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ एक इंसान का नाम नहीं, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक वादा है जो आज भी बीमारी की हालत में आपके हक के लिए चट्टान की। बिल्कुल, उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। वोट चोर कितने जो है ना, वोट चोर वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। जब उनको पता होता है कि नवाज शरीफ जीत रहा है, जहां जहां उनको अवाम का नजर आ रही होती है तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं। गीदड़ों के आगे झुकना नहीं है, वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है। और न सिर्फ ये कि वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है, अपने वोट पे पहरा भी देना है। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक मतदारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं, वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले आकर आपको एक फरेब देकर चला जाता है। और अभी पिछले दिनों आपके पास एक गीदड़ आया था जो आपको गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का झांसा देकर चला गया, और उसको तौफीक नहीं हुई कि अवाम के अंदर बैठकर अवाम से खिताब करता, एक चंद इनविटेशन से बुलाए हुए लोगों से, क्योंकि डरता है ना अवाम में जा नहीं सकता। अब जो लोटे हैं ना, लोटे थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे घांचे के भाइयों बहनों, याद रखना, आपके वोट को बेचकर जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा वो। जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, वोट मत देना लोटों को। और गिलगित बल्तिस्तान के शेरों के ऊपर अगर एक गीदड़
क़यादत आ गई तो आप लोग अपना मुकदमा हार जाओगे। तो मरीम नवाज साहिबा खूब गर्जी बरसी और वज़ीर इमरान खान पर भरपूर उन्होंने तनकीद भी की कल। और इसके साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब कल बात कर रहे थे लोगों के साथ, उन्होंने भी कहा कि 2 साल हुकूमत को याद नहीं आया और अब वादे कर दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मसाइल का हल अगर गिलगित बल्तिस्तान का निकाला है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही निकाला है माजी में, और आइंदा भी अगर उनको मौका मिलेगा तो वही तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि पीडीएम का जो कोयटा वाला जलसा था उसमें भी वो वीडियो लिंक के जरिए ही बात कर सके थे क्योंकि वो गिलगित में मौजूद थे। और आप देखें अबूज़र, जो भी लीडर वहाँ जा रहा है किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करने या इलेक्शन कैंपेन्स करने, वो सिंधी है, पंजाबी है, खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है या बलोची है, वो गिलगिती कैप जो एक सिंबॉलिक है उसको पहन कर खिताब कर रहा है। मुझे बड़ा मजे का लगता है, मुझे ये ट्रेडिशन वैसे ही गिलगित की बहुत पसंद है, तो ये इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्होंने क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको सुनवाते हैं। 2 साल वजीर रहम, अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है, अब इलेक्शन के दौरान याद आया है। पूछो इनसे 2 साल में कितने रोजगार दिलवाया आपने। 2 साल के लिए उनको पता ही नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान कोई इलाका था, और इलेक्शन के दौरान एक पर एक वो कानून के खिलाफ वर्जी करके यहाँ आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी आपको कह रहा हूं, ये कठपुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इनकी भूल है, इनके समझ से बाहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खास तौर अस्तौर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा आपने सुना, और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं वो। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इट ऑलरेडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन गिलगित बल्तिस्तान पिछले इलेक्शंस में भी, लेकिन मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो खुद वहाँ गए और अपने उम्मीदवारों की कैंपेन्स को लीड कर रहे हैं, तो दैट्स गोना इम्पैक्ट ऑन गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल, और इसके साथ माजी में देखा जाए पीपल्स पार्टी ने बाकी वहाँ पर काम भी किया है और इसकी वजह से लोगों का रिस्पॉन्स भी वहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो भी वादे कर रही है और दावे भी कर रही है। फिर नून लीग भी वहाँ पर गई, उनकी भी गवर्नमेंट रही है गुज़िश्ता 5 साल। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की अहमियत में बहुत इजाफा हो चुका है, क्योंकि इस वक्त सियासी दर्जा हरारत भी ज़्यादा है और फिर सिचुएशन भी खासी गर्म दिखाई देती है। तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बात इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि जी गिलगित बल्त में इलेक्शंस जहाँ पर हो रहे हैं वहीं पर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान तो पहले दिन से अहम था। एक तो गिलगित बल्तिस्तान जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का शहरक कहा जाता है। फिर अगर हम स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो अगर कश्मीर पाकिस्तान का शहरक है तो अब गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का भी शहरक है। गिलगित बल्तिस्तान चीन के साथ हमारी दोस्ती की भी शहरक है। तो एक तो अगर उन हवालों से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये कि अहम था बल्कि पाकिस्तान के लिए अहम तरीन होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से माजी में इन प्यारे लोगों को, इन मोहब्बत करने वाले लोगों को और पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले इन लोगों को और इन मेहनती और जपाकश लोगों को वो अहमियत नहीं दी गई जिसके वो मुस्तहिक थे। लेकिन ये भी शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए कि अब कम से कम इलेक्शन के कंटेक्स्ट में हुकूमत ने भी गिलगित की अहमियत को किसी हद तक तस्लीम कर लिया है और अपोजिशन ने भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अपोजिशन कर लिया और गवर्नमेंट ने भी तस्लीम कर लिया, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की बात हो, नून लीग की बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो, जो इलेक्शन कैंपेन्स इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में की जा रही हैं और पार्टी हेड्स वहाँ मौजूद हैं, ये इससे पहले भी नहीं देखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में वज़ीर आज़म जब गए गिलगित बल्तिस्तान उनके डे के हवाले से, डे सेलिब्रेट करने, और एक इवेंट था पूरा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अबूरी हैसियत देंगे सूबे की। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरगर्म तो सब हैं, लेकिन सरगर्मी में फ़र्क होता है।
एक ये कि किसकी सरगर्मी कानूनी है और किसकी गैर कानूनी है। तो जो इलेक्शन रूल्स हैं जी, उसके हिसाब से बिलावल साहब की या मरियम नवाज साहबा की या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की सरगर्मियां कानूनी हैं और उनकी सताइश होनी चाहिए। राइट। सही। लेकिन जो वज़ीर आज़म की इमरान खान साहब की सरगर्मी थी या अभी अली अमीन गंडापुर साहब की जो सरगर्मियां हैं या वाजिद बुखारी साहब सॉरी उसमें फॉल नहीं करते, लेकिन वज़रा वगैरह की जो सरगर्मियां हैं वो गैर कानूनी है। एक तो इसमें ये फ़र्क है जी। दूसरा बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे भी वो गंदे सियासी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, जो कि 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए थे। राइट। और धौंस और धमकी और लालच देकर वो मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को तोड़ा गया। इसी तरह अब लोगों को सियासी रिश्वतें दी जा रही हैं। तो जो इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ पे, अब पिछले दिनों मैंने शुरू दिन से इसको उठाया था कि वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वफाकी वजीर के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जी जी। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर का रोल अभी तक जो है वो बदकिस्मती से सरदार रज़ा साहब और जो उनके सेक्रेटरी थे उनसे ज़्यादा काबिल एतराज़ है और उनसे ज़्यादा पार्शल हैं और वो गाहे बगाहे उस वफाकी वज़ीर के साथ नज़र आ रहे हैं जी। जो वज़ीर माजी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान, अगर आप लोगों को याद हो तो खुद बक्सों के साथ और बक्सों को उठाए हुए नज़र आए थे। और मैं इस मामले को सिर्फ एक इंतखाबी सरगर्मी और इलेक्शन के आईने में नहीं देखता जी। मेरे ख्याल में जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की या पॉलिटिकल मैनेजमेंट की या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ये बात रिकॉर्ड पे रख लें कि वो लोग पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए अहम तरीन है, जिस तरह वो सीपैक की शहरक है, जिस तरह वो कश्मीर का हिस्सा होने के नाते पाकिस्तान की शहरक है, तो वहाँ पे आवाम की राय का एहतराम ना करना बिल्कुल मेरे ख्याल में इसके इंतहाई भयानक नताइज निकलेंगे। वजह एक तो इस वक्त ये कि दुश्मन की नज़र वो सारी गिलगित बल्तिस्तान पे है सीपैक को नाकाम बनाने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बदकिस्मती से फॉल्ट लाइंस भी हमारे बहुत हैं, फिर कवानाना बुनियादों पे माजी में वहाँ फसादात करवाए गए हैं। और फिर तीसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने के लिए मैं भी माजी में नाराज़न रहता था, लेकिन जब से 5 अगस्त का वाक़या हुआ है तो उसके बाद मेरी ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक इस तरह का कोई इक़दाम वो कश्मीरियों की महरूमियों में इजाफे का बायस बनेगा। तो हमें अब ये भी पता है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने में संजीदा भी नहीं है। अगर ये हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के हवाले से संजीदा होती तो क्या वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप वो शहरयार आफरीदी साहब को देती? तो इसलिए वो संजीदा नहीं है, लेकिन उससे ये ख़तरा है कि मकबूजा जम्मू साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। साथ अब चूँकि आप बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तीसरा जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमने ये देखना होगा कि क्या अब जो इस वक्त सिचुएशन है डिटेल में पास में अगर देखा जाए तो भी हमने देखा कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी खासी अहमियत रखती थी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी खासी अहमियत रखती थी। सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े डिटेल में उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें गैर कानूनी हैं जो इलेक्शंस कैंपेन के दौरान हो रही हैं, जिसको देखना होगा, क्या चीज़ें अगेंस्ट लॉ हैं या जो हमारे रूल्स मौजूद है उसके अगेंस्ट है। बट एक बात बिल्कुल तय है कि ये इलेक्शंस इम्पॉर्टेंस रखते हैं और इतनी इम्पॉर्टेंस उनको मिलनी चाहिए भी, वो चाहे गिलगित साइड के लोगों के लिए हो या आज़ाद कश्मीर को उसके साथ। इसके साथ साथ सलीम साफी साहब ने एक जिक्र किया इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर रोल का, तो कल अपडेट्स भी आई हैं जिस पर आप थोड़ा सा हम बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान साहब ने कहा है कि अब तक हमने सियासी जमातों को 95 नोटिस जारी किए हैं ज़ाब्ता की जो खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है। और तीसरा इलेक्शन है, ये इलेक्शन 2015 के कवानीन के मुताबिक हो रहे हैं, कोई ऐसी मसाइल हमें नज़र नहीं आ
रहे हैं, बात ज़्यादा की जा रही है, शोर ज़्यादा किया जा रहा है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत मसला है तो वो हम देख रहे हैं। 95 नोटिस उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी को 35, तहरीक इंसाफ को 23 और नून लीग को 12 नोटिस जारी किए गए। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को, चूँकि आई थिंक सबसे ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ही कर रही है वहाँ पर। बहरहाल क्या होगा ये तो नवंबर 13 को आपके सामने आ जाएगा, जब वोट कास्ट करेगी गिलगित के लोग, और देखते हैं कि वो कौन सी पार्टी को अपना नया और आने वाले दिनों के लिए हुक्मरान चूज़ करती है। सो ये तो इलेक्शन डे वाले दिन ही पता लगेगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ कैंपेन्स तो जारी हैं। अब हम देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रन, अब बात कर लेते हैं गंदम की इमदादी कीमत के ऊपर, जो एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया, जहां पंजाब में किसानों ने प्रोटेस्ट किया और फिर उस प्रोटेस्ट को पंजाब हुकूमत ने कैसे हैंडल किया वो हमने तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई थी। और फिर जिस तरह से केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया गया, और अबूज़र लाहौर में जो ये इंसिडेंट हुआ डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें एक किसान वहीं पर बेहोश हो गए थे और कल फिर उनकी डेथ भी हो गई। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। किसानों को पकड़ा भी गया और फिर उसके बाद उसको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन ये तमाम मामला जो पैदा हुआ वो गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से। बिल्कुल, गंदम का मसला है एक तरफ, और इसके साथ साथ उसकी कीमत का तयन, गंदम की इमदादी कीमत कम करने से इनकार किया सिंध हुकूमत ने, क्योंकि विफाक ने ये सिंध को कहा था कि रेट जो है, क्योंकि विफाकी हुकूमत ने 1600 रुपये फ़ी गंदम मन रखा हुआ है, तो आप 1700 रुपये कर दें, लेकिन 2000 ना रखें। लेकिन सिंध ने 2000 रुपये से कम करने का मुतालबा मंजूर नहीं किया और सिंध हुकूमत अब इससे इनकार कर चुकी है। अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, एक क्लियरली रिफ्ट पैदा हो गई कि पंजाब हुकूमत 1600 रुपये फ़ीमन गंदम ले रहा है और सिंध हुकूमत जो है वो ले रहा है, मतलब सिंध जो है वो ले रहा है 2000 में। तो काश्तकार इससे थोड़ा डिफेंसिव भी हो गए और उछलत का शिकार भी हो गए कि अगर हम सिंध में दे रहे हैं तो हम 2000 रुपये मन में देंगे, यहाँ दे रहे हैं तो 1600 में। रेट बैलेंस क्यों नहीं है? अब ये रेट बैलेंस क्यों नहीं है और सूबाई हुकूमत जो सिंध की है उसका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसके लिए हम बात करेंगे मिनिस्टर एग्रीकल्चर सूबा सिंध इस्माइल राहो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इस्माइल राहो साहब। इस्माइल साहब से रब्ता हमने किया था, लेकिन अभी हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों क्या, क्योंकि ये कहा गया है कि हम अपने काश्तकारों को रिलीफ देंगे, हुकूमत महंगी गंदम इंपोर्ट कर सकती है, तो फिर मकामी काश्तकारों को जायज़ हक क्यों नहीं दे रहे, ऐसा है सिंध हुकूमत का कहना। अब वज़ीर आला सिंध की जानिब से मशीर ख़जाना हफीज़ शेख को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया है कि गंदम की इम्पोर्ट रोकने का वाहिद तरीका अपने किसानों को ही रिलीफ देना है, और जब गंदम इम्पोर्ट उस तरह से नहीं होगी और आपके अपने मुल्क में ही रहेगी, तो जो हर साल एक अब ट्रेंड बनता जा रहा है कि आटा बहरान का शिकार हो जाते हैं या प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाती या आटा अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं हो पाती, तो उससे भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस्माइल राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब वक्त देने के लिए। सर कहिएगा, ये जो गंदम की कीमत के ऊपर इशू चल रहा है, इमदादी कीमत सिंध ने कहा हम कम नहीं करेंगे, पंजाब कीमत बढ़ा नहीं रही, वफाक ने भी दरख्वास्त की सिंध को, लेकिन जाहिर है वो मानी नहीं गई। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? क्यों 2000 रुपये के ऊपर फिक्स कर दी गई गंदम की कीमत सिंध में? देखिए, हमने ये काफी सोच विचार के बहुत से हमने पूरे ढाई हमारी तारीख में इस बात में ठंडा पे ये पहुंचे कि कम अज कम हम एक चाहिए। इस वक्त पहले भी आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन अगर जो नॉमिनल साइज ऑफ हुआ है गुज़श्ता साल जो 1300 रुपये से 1400 रुपये 100 रुपये का, फिर 15-16 से लेके यही 1300 रेट चल रहा था। यानी 5 साल पहले 1300 था, जिस 5 साल के बाद फकत 100 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि जो राहुल साहब से हमारा राब्ता जो है वो अभी इस वक्त अगर हम कैलकुलेशन करते हैं मिनिमाइज करके हमने कि लगभग तो तकरीबन 30 दिन से काश्तकार का खर्चा आ जाता है, लागत
तो आपको 1500 रुपए में 1700 रुपए में कैसे देगा? सही। बेसिकली राव साहब, बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि 1400 से 1500 हुआ, फिर 1500 से 1600, अब ऑब्वियसली आपने 2000 कर दी क्योंकि जो डिफरेंस है इतने सालों का वो भी गैप पूरा करना है। लेकिन ये सारा मामला सिंध हुकूमत ने अकेले तो नहीं करना था ना, आपको ये विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए क्योंकि पंजाब के पास ये रेट नहीं है ऑफर। अब जब पंजाब में ये रेट ऑफर नहीं होगा तो ऑब्वियसली पंजाब में किसानों के जो हवाले से सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। फिर विफाक और पंजाब और सिंध एक दूसरे ट्रायंगल सा बन गया है, किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि किसान तो पूरे पाकिस्तान के हैं, अवाम भी जो है जिसने खाना है वो भी पाकिस्तानी है, तो कोऑर्डिनेट तो करना चाहिए था ना। कोऑर्डिनेशन में हैं, हम हमेशा राब्ते में होते हैं, लेकिन हमने तो रिकमेंडेशन अपनी यही ताकत आ रही है किसान की, अब हम बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? हम जो बाहर से मंगा रहे हैं वो हमें कितने, वो तो 2100 रुपए से भी लाइट का यहाँ हमें पहुंच के पड़ रही है, जो इंटीरियर क्वालिटी की है, जिसमें ये है कि आप अगर उसको पिसेंगे, नहीं करेंगे, खाएंगे तो आप उसकी रोटी नहीं खा सकते, इंसान नहीं रोटी खा सकता उसका, जब तक आप उसमें 70% यानी गंदम जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम 30% मिलाएंगे, 70% हम जो बेहतरीन गंदम है वो मिलाते हैं, तब जाके ये बाहर वाली गंदम हमें बनती है। वो जो हल्की क्वालिटी की 100 रुपये मन पड़ रही है वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर का काश्तकार खा रहा है, हमारे काश्तकार को हम ये कहें कि वो नुकसान में हमें गंदम उगा के दे तो मुमकिन हो सकता है, तो काश्तकार दुश्मन करता है। हमने देखे पिछले साल भी हम ज्यादा थोड़ा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब के कोऑर्डिनेशन के बाद जाए, आपको पता होगा पिछले साल भी पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया था। लेकिन राव साहब ये सिर्फ मामला सिर्फ काश्तकारों का तो नहीं है, लोगों को आटा महंगा मिलता है, उसकी सिर्फ वजह ये नहीं होती कि किसान जो है उनके पास प्रोडक्शन कम थी या फिर रेट नहीं मिला, इंपोर्ट करनी पड़ी, इसके बीच में आड़ती आते हैं, मिडल मैन आ जाता है, फिर इसके अलावा मार्केट में होर्डिंग्स आ जाती हैं, फ्लोर मिल्स, ये सारा मामला मैकेनिज्म तो सारा देखना होगा ना। सिर्फ रेट बढ़ाने से ये तो नहीं है कि आटा मिल जाएगा, अब तो और रेट बढ़ जाएगा क्योंकि सब लोग फिर इसकी वजह से रेट बढ़ाएंगे अपने अपने। इन 5 सालों में और खास तौर पर इन 2 सालों में खाद की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, डीजल कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज्यादा आप के लिए लेवल जो 1800 रुपये का 3200 रुपया कहाँ से काश्तकार पूरा करेगा? बिल्कुल सही राव साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि काश्तकार का सोचा गया है और इस पॉइंट को हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि गंदम महंगी उगाकर वो सस्ती नहीं बेच सकता, और अगर कीमत बढ़ाई है तो 5 साल का जो गैप पूरा हुआ वो भी अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक बात क्लियर कर दीजिएगा, जो पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम किसान की कीमत फीमन गंदम की नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके जो असरात हैं वो आवाम के ऊपर पड़ेंगे, आटा महंगा हो जाएगा। अगर हम 2000 रुपये मन गंदम खरीदेंगे तो फिर जो आटे का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो चाहे 20 किलो थैला है, 10 किलो थैला है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर आवाम पर महंगाई बम गिरेगा। अगर हम ये रेट रखेंगे जो पंजाब हुकूमत कहती है, अफवाह कहता है, तो फिर हमारा काश्तकार गंदम नहीं उगाएगा, हमारा तमाम का तमाम इन्हिसार इम्पोर्ट दरामदशुदा जो है वो हो जाएगा, और वो कितना आपका जो है बाहर आपको वो देगा, आपको हमारा सबसे ज्यादा जो क्या में जो सिंपल होती है उनमें इस्तेमाल जो ये वफाक और पॉल्यूशन की वजह से, ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7, 8 और 9 में 50% रेट बढ़ाया था, 52%। जब उसके बाद पाकिस्तान में कभी इंपोर्ट करनी नहीं पड़ी, हम खुद कपील से बल्कि एक्सपोर्ट हो तो रही नहीं हो हमें। लेकिन राव साहब बढ़ेगी या नहीं आम आदमी के लिए ये क्लियर कर दीजिएगा। वजह से हमें गंदम बाहर से मंगानी पड़ती नहीं राव साहब, लेकिन गंदम बाहर से मंगवानी सारी तो नहीं पड़ रही ना, एक 20% अगर गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है, लेकिन इसकी वजह ये भी है कि मिसमैनेजमेंट है। गंदम पड़ी हुई थी, गंदम सही टाइम पे प्रोक्योर नहीं की गई, सही टाइम पे क्रशिंग नहीं की गई, फिर फ्लोर मिल्स को सही टाइम पे नहीं मिली, ये तो मिसमैनेजमेंट में भी आ जाता है ना। सिर्फ इसका रेट से ताल्लुक तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रेट से ताल्लुक है। देखें वो तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट बताए ना, गवर्नमेंट जो गंदम की इतनी वो कहाँ गई, वो गंदम कहाँ आकर स्टोर कहाँ होगी, बाहर समझल हुई, किसने जो एदार में शुमार है उसको 14 लाख करना हमें चाहिए था गंदम की कमी थी, जो जाके फरवरी में या मार्च में शॉर्टेज होनी चाहिए थी।
ये 10 महीने गंदम कहाँ ठीक है राव साहब, आई रियली होप कि इस दफा मैनेजमेंट बेहतर हो और चीजें क्लियर रहें। सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि क्या 20 किलो आटे का थैला या 10 किलो आटे का थैला जिसकी कीमत गवर्नमेंट तय करती है, रेट बढ़ाने से उसकी कीमत तो नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, अगर आप चाहते हैं 2 साल रेट ना बढ़े तो फिर हम काश्तकारों को भी खास करनी पड़ेगी। बेसिकली सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जो ये कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें और आवाम को सस्ती, अगर आपने गंदम प्रोवाइड करनी है, आटा प्रोवाइड करना है, तो फिर आपको सब्सिडी मजीद देनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा बढ़। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला हो जाए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ही होना चाहिए था। अगर आप एकतरफा करेंगे तो मजीद मामला बिगड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एहसास के तहत एक छोटे से लेवल पर काम शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे कीप ऑन पुटिंग देयर एफर्ट्स इन इट। वो पूरा एक मैकेनिज्म बना लेते हैं और ना सिर्फ अपने लिए ये काम शुरू नहीं करते, बल्कि लोगों को एम्पावर करने के लिए ऐसी जगह, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे सिटीज़ जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि कहीं वो ले बैक कर रहे हैं, उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बिल्टअप कर सकें। बिल्कुल। इसके साथ साथ एहसास मिनिस्ट्री के तहत पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड प्रोग्राम 97 से चल रहा है और ऑब्वियसली इस पर बहुत काम हो रहा है। बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली इस पर बहुत काम किया गया और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के जो रीजन है बलूचिस्तान, इसमें बहुत सी फंडिंग हुई है, बहुत से इस पर काम हो रहे हैं। लेकिन इस PPAF बलूचिस्तान के तहत जो काम किया गया, उसके लिए आज हम बात करेंगे। क्या वहाँ पर चैलेंजेस हैं, किस तरह से वहाँ पर डील किया जा रहा है, क्या क्या वहाँ पर हुनर सिखाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है और आगे ज़िंदगी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर मैनेजर फहमीना पुरी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। PPAF क्या है, किस तरह काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद नईम साहब भी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से PPAF के तहत बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया है इन अ स्किल, जो हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, जमालुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि उनका PPAF के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। फेमिना जी, आपसे मैं शुरू करना जी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 1997 से काम कर रही है और अभी रिसेंट कोलैबोरेशन में उन्होंने एहसास मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया और डिफरेंट डोनर्स और कोलैबोरेशंस होती रही ओवर द ईयर्स। क्या आइडिया था बिहाइंड दिस, व्हाई डिड यू गाइस स्टार्ट इट, और अब किस नहज पर और किस पॉइंट पर है? जैसा कि आप PPAF पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के नाम से ही जाहिर है कि इसका बुनियादी मकसद यही है कि हमें पाकिस्तान की पॉवर्टी का ख़ात्मा करना है जी। हमें पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनको उस माशी दायरे से निकाल के, पॉवर्टी के माशी दायरे से निकाल कर उनको खुशहाली की तरफ लेके आना है। PPAF बेसिक 2 डिकेड से जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है और इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि ये लोगों को जो है इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान जो ख़वातीन को, यूथ को, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी को और जो उनको जो है एम्पावर करें, चीज़ें सिखाएं जिससे वो अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ बिल्ट इन कर सकते हैं, पैसों के हवाले से स्ट्रांग हो सकते हैं, बल्कि मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। व्हेन यू नो अ स्किल, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस और पावर्स फील होती हैं, फिर उसके साथ तो आप जिसे कहते हैं दुनिया फतह कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया। ये बेसिक पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का इनिशिएटिव था, जिसमें हमने सिटी फाउंडेशन की माली मावनत से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया बलूचिस्तान में, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि हम वहाँ की किला सैफुल्ला और ज़ियारत की यूथ को फोकस करें और उनको जो है हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दें, कुछ ऐसे हुनर सिखाएं जिनकी मदद से वो अपनी ज़िंदगियों में चेंज ला सके और वो इंडिपेंडेंट हो सके, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में बल्कि अपने जो है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। बड़ी बेहतरीन बात है और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जो लोग या जो रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी कि वहाँ पर वो तमाम चीज़ें पहुँचें। अब जमालुद्दीन साहब से हम बात करते हैं।
चूँकि वो भी इससे बेनिफिशरी हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उन्होंने हुनर सीखा है। जमालुद्दीन साहब आप बताइएगा क्या फ़ायदा हुआ और अब आपने क्या सीखा इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं BRSP और BPF का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बलूचिस्तान इलाके में नौजवानों को एक ज़िंदगी का, एक रोज़गार का एक रुख दिया। बेशक हम इससे पहले बेरोज़गार थे। हम 75 लड़के क्लासिफला से हम को उन्होंने लाया कोयटा में, और कोयटा में हमारा TTC में हमें ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग में हमें बाकायदा तौर पर क्लासेस दिए। उन्होंने क्लासेस में उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर हमें समझाया इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप दिया। इंटर्नशिप भी 2 महीने थे, 2 महीने हमें क्लासेस दिए थे और 2 महीने इंटर्नशिप दिया। इंटर्नशिप के बाद अभी हम एक वर्कशॉप, एक इलेक्ट्रिक स्टोर के साथ हम काम कर रहे हैं। इससे हम अपना आमदन कमा सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक हम उनसे हमारे आमदन आती है। ज़बरदस्त। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो समझता है कि शायद अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है या उसके पास कोई स्किल नहीं है, आप उसको स्किल सिखाने के बाद इंटर्नशिप में प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहे हैं एंड देन यू आर गिविंग देम सर्टिफिकेट एज वेल। दे कैन वर्क वेयर एवर दे वांट, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी है, एक प्रॉपर स्किल भी है। और वो स्किल्ड पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि भूखा कभी नहीं सोता, तो उसके लिए ये बड़ा एक मजबूत चीज़ होती है। नईम साहब आपकी तरफ में आऊँगी। आपने अभी बेनिफिशरी हैं PPAF के इस प्लेटफॉर्म से, आपने क्या सीखा और उसके बाद किस तरह से आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई? मैडम आपको पता है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जिसका दारुमदार है वो सारे एग्रीकल्चर और माल मवेशी पर मुश्तमिल है जी। वहाँ पे PPF की तरफ से एक टीम आया हुआ था, तो मैंने अपने लिए लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में हिस्सा लिया। तो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट मैंने हिस्सा लिया तो मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मैंने 2 महीने ट्रेनिंग किया। 2 महीने की वापसी पर वहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। जिसके बाद मैंने 2 महीने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया। तो माशाल्लाह अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीली आई हुई है। पहले मैं बहुत ही बेरोज़गार था, दूसरों के हाथ का मोहताज था, लेकिन अभी जो PPF वालों ने मुझे ये मौका दिया और मुझे हुनर सिखाने का मौका दिया, मैं अपनी माशाल्लाह भी अपनी हुनर से कुछ न कुछ कमा सकता हूँ। महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमा सकता हूँ। वेरी नाइस, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये मेरे ख्याल में अचीवमेंट है आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सैकड़ों लोगों को आपने अब तक किया है सपोर्ट। तो ये बताइएगा साहिबा कि अब तक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली बड़ी देर से काम कर रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या टारगेट्स थे जो कि आपने अब तक अचीव कर लिए हैं, और ऑब्वियसली जितने लोगों को आपने सपोर्ट किया है फिर क्या रिजल्ट्स आए? देखें, अगर तो मैं ओवरऑल PPF के काम की बात करूं तो उसमें तो PPF ने हज़ारों की तादाद में ऑल ओवर द पाकिस्तान, ना सिर्फ बलोचिस्तान में, KP में, हर जगह हज़ारों की तादाद में लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, लोगों को एसेट ट्रांसफ़र किए हैं, लोगों की एजुकेशन पे काम किया है, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी के साथ काम किया है। बट स्पेसिफिक अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं, जो हमने ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बलोचिस्तान में किला सैफुल्लाह और ज़ियारत के लिए किया था, तो इसमें अभी तक हमने जो है 300 300 लड़के और लड़कियों को हमने ट्रेनिंग दी, जिसमें 150 जो हैं वो लड़कियां थी और 150 जो थे वो लड़के थे। बड़ा और मुश्किल होता है ऐसे एरियाज में ख़वातीन को घरों से बाहर निकालना और उनको ये गाइड करना और बाकायदा उनको एम्पावर करना कि आपने ये सीखना है एंड इट्स गोना हेल्प योर फैमिली। जी, बेसिक PPF जो काम करता है वो अपनी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के थ्रू करता है। हाँ। और वो लोकल पार्टनर्स ही होते हैं, उनके थ्रू फिर हमारी जो है हम अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है हम इंटरवीन करते हैं, तो हमें बेसिक इतना ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज के हम उन्हीं सेटअप ऑलरेडी मौजूद होता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट कोई होती है आपको? जी, गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है इसमें? क्या फंड्स वगैरह या मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहे हैं? जी, हम एहसास मिनिस्ट्री के अंदर हैं, उसके थ्रू काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर तो मैं दोबारा भी आऊँगी कि कौन कौन से स्किल्स उनको सिखाए जा रहे हैं। जमालुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंस आपने ये पूरा स्किल हासिल कर लिया वहाँ पर, सो क्या आप वहीं अपने एरिया के अंदर ही काम कर रहे हैं या आपने कभी सोचा कि अब मैं कहीं और भी जाऊँ और वहाँ जाकर भी अपनी ये स्किल्स ट्राई करूँ और अप्लाई करूँ? जी, मैंने जो हुनर सीखा है इलेक्ट्रिशियन में हम अपने इलाके के जो अपना इलाका है किला सैफुल्लाह हमारा इलाका है, इसमें हम काम कर रहे हैं। अगर किला सैफुल्लाह से आउट हमें कोई और जगह में काम मिले
तो उनके साथ हम भी ताउन कर सकते हैं, उन लोगों का हम मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हम जा सकते हैं वहाँ, हम उनका मदद करते हैं। जबरदस्त करते हैं। और ये कभी कोई सोच नहीं सकता कि आप बाकायदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जो एक ट्रेनिंग कोर्स है उसको आप पूरा कर लो तो फिर आप कितने स्किल्ड हो। बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है। नईम साहब, जिस तरह से जमालुद्दीन ने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने भी लाइफ स्टॉक, ऑब्वियसली आपने कहा कि बलूचिस्तान में तो काम ही इस पर बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे क्या मतलब इसमें जब आपने ये 15 से 20 हज़ार रुपये आपने कमाना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने सीखा समझा, आगे कुछ आपने सोचा है कि इसको मैंने कैसे बेहतर करना है, किस तरह से आगे आप इसको लेके चलेंगे? आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी किसी वहाँ पे वेटरनरी स्टोर है, मैं उनके साथ बैठ के वहाँ पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ और हुनर भी सीख लूँ, कुछ और बीमारियाँ भी सीख लूँ, क्योंकि इस वक्त वो सर्दी है, अभी सर्दी काफ़ी जानवर मसले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं वहाँ पे मेडिकल में बैठ के फिर डॉक्टर से भी मैं मशवरा लेता हूँ, इसी वजह से ताकि मेरे इल्म में और भी इजाफा हो जाए और इलाके के लोग हमसे फ़ायदा ले सकें। जो सीख नॉलेज वाला एक एलिमेंट है ना, अगर आप वो भी किसी में पैदा कर दें तो वो खुद ब खुद अपने लिए बेहतर करता रहता है। फेमिना साहिबा, आपने ख़वातीन का जिक्र किया, अब ख़वातीन चाहे बलूचिस्तान की हों, साउथ पंजाब की हों, KP की हों या किसी मेट्रोपॉलिटन हों, अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे तो ना सिर्फ हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बल्कि इनफैक्ट अपने अपने घरों के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ये एक तो सोच बदलने की ज़रूरत है। अब ज़ियारत और किला सैफुल्लाह में जो आपने प्रोजेक्ट किया, ये स्किल वाला, पर्टिकुलरली उसी की बात करें, उसमें ख़वातीन को किस किस चीज़ में एम्पावर किया गया, कौन से स्किल्स सिखाए गए और उसका इम्पैक्ट आज आप क्या देखें? जी, ख़वातीन को हमने जो है ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, इसके अलावा जो वहाँ की बेसिक लोकल एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी है, उसको जदीद फैशन के तौर पे करवा के उनको ट्रेनिंग दी गई कि ताकि वो उसको मज़ीद लाइक उसको मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो है उनकी इस चीज़ की भी प्रमोशन हो। और वो जो है अब जो 150 अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करती हूँ, जो नौजवान लड़कियों की बात करती हूँ, तो उनमें मोस्टली जो हैं वो अपने घरों में या किसी ना किसी ब्यूटी पार्लर में या किसी ना किसी मार्केट के साथ लिंक हुई हुई हैं और वो अपना जो है जी वो काम अपना सारा अंजाम दे रही हैं। फिर आप उनको सिखाते हैं? जी सही। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि जो ऑब्वियसली ख़वातीन बहुत बड़ा हमारा एक है रीजन जिसमें हमने काम करना है, सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में तो सपोर्ट नहीं है, कुछ ये बताइएगा कि आगे आइंदा आने वाले कुछ क्विकली अगर बता सकेंगे कि टारगेट्स कौन से हैं जो आपने अचीव करने? हमारे तो बेसिक हम लोग तो इस पे काम कर रहे हैं और हमारा तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट रीजन जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो? हम तो ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान। प्लान्स में क्या-क्या शामिल है अलोंग विद दिस प्रोजेक्ट? जैसा अगर मैं इसमें एक छोटी सी आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँ पाकिस्तान PPF के हवाले से कि हमारा जो है हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि हम जब आगे फ्यूचर में जो हम जितने भी अपने काम कर रहे हैं तो उसमें हम इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि हम पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ को भी इन्वॉल्व करें और इसके अलावा हम हेल्थ, एजुकेशन और इसके जो है पावर्टी, उनके लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी वेरी नाइस, ही बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं फेमिना साहिबा, आप और आपकी तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरह अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पाकिस्तान की मदद करती रहें, पाकिस्तान की आवाम की मदद करते रहें, तो जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे और जो बड़े मसाइल हैं वो फिर मिलकर ही इंशाल्लाह ताला दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। और आपने PPAF के बारे में बात की और स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता था, अगर वो अप्रोच करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट्स और ऑनलाइन तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको मुझे लगता है कि एक साथ लेकर आता है और एक रोशन पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोग आए। थैंक यू जी। अब हम इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, वीकेंड एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।